एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्ले नीट बायोलॉजी। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आपके बच्चे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है नीट 2026 के लिए। इस क्वेश्चन सीरीज में हम हर चैप्टर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 100 to 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम हर चैप्टर्स के लिए करेंगे और लास्ट में हम हर चैप्टर्स के PYQs भी सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए स्टार्ट किया है और मैंने इस सीरीज के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज स्टार्टिंग से जरूर देखना। आज है सीरीज थर्ड, इसमें हम और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे विद इन एक्सचेंज ऑफ गैस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है द चैम्बर फॉर्म डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ventrally by sternum, laterally by ribs and on the lower side by dome shaped diaphragm is। तो आपको बताना है कि जो चैम्बर डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से बनता है, वेंट्रली स्टर्नम से बनता है, लेटरली रिब से बनता है और लोअर साइड पे डोम शेप डायफ्राम से बनता है, वो कौन सा चैम्बर होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो तो हमारा थोरैसिक चैम्बर होता है या थोरैसिक कैविटी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, वो डॉर्सली यानी कि पीछे के साइड से हमारा वर्टिब्रल कॉलम से बनता है। वेंट्रल यानी सामने की साइड से, आगे की साइड से स्टर्नम प्रेजेंट होती है, उसमें स्टर्नम लॉन्ग फ्लैट बोन होती है और लेटरली रिब्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब बगल की साइड पे हमारे रिब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं। और लोअर साइड यानी नीचे नीचे के साइड पे डोम शेप का एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ऐसा, जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं। तो इन सब के मिलने से बनता है हमारा थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक चैम्बर। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है एब्डोमिनल कैविटी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है थोरैसिक कैविटी, तो सेकंड हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेल्विक कैविटी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्रेनियल कैविटी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द एल्विलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द, तो जो एल्विलाई होती है और उसकी डक्ट्स मिलकर के क्या बनाती हैं। तो हमें पता है कि जो एल्विलाई होती है और उसकी डक्ट, जैसे कि एल्विलर डक्ट हो गई, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हो गई, ये सारे मिलकर के एक्सचेंज पार्ट बनाते हैं, या मतलब रेस्पिरेटरी पार्ट बनाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। सेकेंड इंस्पिरेटरी पार्ट, दूसरा है कंडक्टिंग पार्ट, तीसरा है कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट जो होता है वो हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल जो प्रेजेंट है हमारे नोज में, वहां से लेकर के हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होता है। तो जो कंडक्टिंग पार्ट होता है उसमें हमारा एल्विलाई और उसकी डक्ट्स नहीं आती हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इंस्पिरेटरी पार्ट भी रॉन्ग हो जाएगा और एक्सपिरेटरी पार्ट भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विंड पाइप अराइजेस फ्रॉम, तो आपको बताना है विंड पाइप यानी जो हमारी ट्रैकिया होती है वो कहाँ से अराइज होती है। पहला ऑप्शन है लैरिंग, सेकंड नेसोफैरिंक्स, थर्ड ओरोफैरिंक्स, फोर्थ है लैरिंगोफैरिंक्स। ठीक है, तो जो विंड पाइप होती है वो हमारी लैरिंग्स यानी जो हमारी वॉइस बॉक्स होती है वहां से अराइज होती है। जो हमारी ट्रैकिया होती है उसके अपर साइड पे, ऊपर की साइड पे हमारा जो लैरिंग्स है यानी वॉइस बॉक्स वो प्रेजेंट होता है और वहीं से हमारी ट्रैकिया स्टार्ट हो जाती है, वहीं से अराइज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेजोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स और लैरिंगोफैरिंक्स की। तो जो नेजोफैरिंक्स यानी जो फैरिंक्स का वो पार्ट जो नेजल चैम्बर में ओपन होता है उसे हम बोलते हैं नेजोफैरिंक्स। तो ये रॉन्ग है क्योंकि फैरिंग से हमारी ट्रैकिया नहीं अराइज होती है। फैरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। थर्ड ऑप्शन है ओरोफैरिंग्स, तो फैरिंग्स का वो पार्ट जो ओरल कैविटी या बकल कैविटी में ओपन होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लैरिंगोफैरिंग्स, फैरिंग्स का वो पार्ट जो आपके लैरिंग्स में खुलता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा लैरिंग्स। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा लैरिंग्स करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called dash to prevent the entry of food into larynx. Trachea is a straight tube extending up to dash cavity which then divides into right and left primary dash। तो आपको fill in the blanks दिए हुए हैं, आपको उसको fill करना है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है ड्यूरिंग swallowing मतलब जब हम फूड को शैलो करते निगलते हैं, तो जो ग्लॉटिस होता है यानी जो हमारी ट्रैकिया की ओपनिंग होती है, ग्लॉटिस उसे हम बोलते हैं, वो कवर हो जाता है किससे, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो पहले में ए में हमारा आ जाएगा एपिग्लॉटिस। ओके,
एपिग्लॉटिस। ठीक है, अब आगे देखते हैं टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। ठीक है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स मतलब जो फूड होता है उसको लैरिंग्स में जाने से रोकता है ये एपिग्लॉटिस। मतलब ये फ्लैप जो होता है ग्लॉटिस को कर लेगा, तो जो फूड है वो हमारे लैरिंग्स यानी ट्रैकिया वाले पार्ट में वाइंड पाइप में नहीं जा पाएगा। अब आगे देखते हैं जो ट्रैकिया होती है, इज इट स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू। जो ट्रैकिया होती है वो हमारी स्ट्रेट ट्यूब होती है और वो एक्सटेंड करती है हमारे मिड थोरैसिक कैविटी में, मिड थोरैसिक कैविटी तक एक्सटेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मिड थोरैसिक। अब आगे बात करते हैं विच देन डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी, सी में आ जाएगा ब्रोंकाई। तो जो ट्रैकिया होती है वो मिड थोरैसिक कैविटी तक एक्सटेंड करती है, फिर वो T5 रीजन यानी कि फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे के सामने से प्राइमरी सॉरी राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाती है। राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सी में आ जाएगा आपका ब्रोंकाई। तो ऑप्शन देखते हैं, ए में है एपिग्लॉटिस, बी में है ब्रोंकाई, तो ऑप्शन फर्स्ट गलत। ए में है एपिग्लॉटिस, बी पे है मिड थोरैसिक, सी में है ब्रोंकाई। तो यस, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ए में एपिग्लॉटिस है, बी में मिड थोरैसिक है, सी में ब्रोंकाई है। थर्ड है ए एपिग्लॉटिस, बी हाइंड थोरैसिक, ये गलत हो गया। ए एपिग्लॉटिस, बी प्रोथोरैसिक, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपको करेक्ट आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। इनमें से बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारी ट्रैकिया होती है उसमें शी शेप की इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से यानी सिकुड़ने से बचाती हैं। ठीक है, तो सीधा सा आंसर है इसका कार्टिलेजिनस रिंग्स। देख लेते हैं, ए मसल्स, बी डायफ्राम, सी रिब्स, फोर्थ कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो फोर्थ ऑप्शन है आपका कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताना है कि वेंट्रली एंड लेटरली द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड बाय। तो थोरैसिक चैम्बर जो होता है आपका एक एयर टाइट चैम्बर होता है। ठीक है, और वेंट्रल मतलब सामने के साइड पे और बगल के साइड पे। इससे बनता है वेंट्रली हमारा जो स्टर्नम होता है वो प्रेजेंट होता है, लॉन्ग फ्लैट बोन होती है। लेटरल मतलब रिब्स होती है जो स्टर्नम से जुड़ी होती है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका वेंट्रली स्टर्नम और लेटरली रिब्स। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है डायफ्राम एंड स्टर्नम, तो रॉन्ग हो गया। वेंट्रली डायफ्राम नहीं प्रेजेंट होगा, स्टर्नम होगा। सेकेंड है रिब्स एंड स्टर्नम, तो ये भी रॉन्ग हो गया, रिब्स नहीं आएंगी यहाँ पर वेंट्रली, जो लेटरली होगी वो उसमें रिब्स प्रेजेंट होगी। थर्ड है स्टर्नम एंड रिब्स रिस्पेक्टिवली, यस ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वेंट्रली आपका स्टर्नम प्रेजेंट है, लेटरली आपके रिब्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो फोर्थ है वर्टिब्रल कॉलम एंड डायफ्राम। तो वर्टिब्रल कॉलम आपका डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है और डायफ्राम जो है वो लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है थोरैसिक चैम्बर पे। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लूरल मेम्ब्रेन्स एक्सेप्ट। तो इनमें बताना है कि प्लूरल मेम्ब्रेन्स के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन इसमें से रॉन्ग है। बाकी सारे इसमें ऑप्शन सही दिए हुए हैं, इसमें से एक इनकरेक्ट ऑप्शन है जो आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कांटेक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग। ठीक है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है जिसे हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, जो हमारी लंग की कवरिंग होती है उसमें दो कवरिंग्स पाई जाती है, एक होती है विसरल प्लूरा, एक होती है पैराइटल प्लूरा। जो विसरल प्लूरा होती है वो डायरेक्टली लंग से अटैच होती है और जो पैराइटल प्लूरा होती है वो हमारी थोरैसिक लाइनिंग से अटैच होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन यानी पैराइटल प्लूरा क्लोज कांटेक्ट में होती है थोरैसिक लाइनिंग के। ठीक है, करेक्ट है, थोरैसिक लाइनिंग यानी मतलब हमारे थोरैसिक चैम्बर के क्लोज कांटेक्ट में होती है ये। सेकंड ऑप्शन है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट विद द लंग सरफेस, यस बिल्कुल ये भी करेक्ट है। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन यानी कि विसरल प्लूरा जो होती है वो क्लोज कांटेक्ट में होती है लंग सरफेस के, हमारे लंग से डायरेक्टली अटैच होती है, ये भी करेक्ट है। थर्ड है प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन देम, यस जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है और जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो फ्रिक्शन को कम करता है ताकि जो पैराइटल प्लूरा है वो इजिली विसरल प्लूरा पे मूव कर सके। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन है इट इंक्रीजेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये फ्रिक्शन को
डिक्रीज करता है लंग सरफेस पे, ताकि जो आपकी पैराइटल फ्लूरा है वो इजीली विसरल फ्लूरा के अराउंड मूव कर सके। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन, ये इसमें से करेक्ट है, क्योंकि ये ऑप्शन इसमें आपका इनकरेक्ट है प्लूरल मेम्ब्रेन्स के रिगार्डिंग, तो फोर्थ आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द, चलो थोरेसिक चैम्बर के बारे में बताना है, तो हमें तो पता है अब कि जो थोरेसिक चैम्बर होता है वो डॉर्सली आपका किससे बनता है, डॉर्सल यानी कि पीछे के साइड पे वर्टिब्रल कॉलम से बनता है, वेंट्रली सामने के साइड पे स्टर्नम से बनता है, आगे के साइड से। ठीक है, और लेटरली उसमें रिब्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे मतलब स्टर्नम और क्या वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होते हैं रिब्स, और लोअर साइड पे डोम शेप का डायफ्राम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए में आपका वर्टिब्रल कॉलम, बीसी से मैंने लिखा है, और वेंट्रली स्टर्नम, स्टर्नम और लेटरली यहाँ पर होंगे रिब्स, और डोम शेप यहाँ पर हो जाएगा डायफ्राम। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला है वर्टिब्रल कॉलम, बी है स्टर्नम, सी है रिब्स और डी है डायफ्राम, तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है। सेकंड देखते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बी रिब्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बी में रिब्स नहीं आएंगे, बी में स्टर्नम आएगा। थर्ड है ए डायफ्राम, तो पहला ही गलत हो गया, ए में डायफ्राम नहीं वर्टिब्रल कॉलम आएगा। फोर्थ है ए रिब्स, तो ये भी रॉन्ग हो गया, रिब्स नहीं आएंगे पहले में वर्टिब्रल कॉलम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका इसमें करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ब्रीदिंग मूवमेंट इन मैमल्स इज, ठीक है, तो इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर मैमल्स के ब्रीदिंग मूवमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ठीक है, चलिए बताइए। तो ब्रीदिंग मूवमेंट यानी इंस्पायरेशन, ब्रीदिंग मतलब इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करना। ठीक है, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हमारी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के द्वारा, मतलब जब हमारी डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं तभी हमारी ब्रीदिंग मूवमेंट हो पाती है। ठीक है, तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को करती हैं। अब इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो आपके रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से जो रिब्स है वो भी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते हैं, तो ये भी आपका रिब्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो रिब्स भी हो जाएगा करेक्ट, डायफ्राम भी करेक्ट, इंटरकोस्टल मसल भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है आपका लैरिंग्स, यानी कि जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, जो हमारी ट्रैकिया के ऊपर होता है, ये नहीं कंट्रीब्यूट करता है आपके ब्रीदिंग मूवमेंट में, तो पहला ऑप्शन आपका इसमें रॉन्ग, फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे स्ट्रक्चर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अब बात करते हैं एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू। ठीक है, अब बताना है आपको कि एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू किसकी वजह से एक्सपायरेशन होता है। तो हमें पता है कि जो एक्सपायरेशन होता है, एक्सपायरेशन में हमारी जो डायफ्राम है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है जो है वो रिलैक्स करती हैं, अपने नॉर्मल शेप में आती है, जिससे कि जो हमारी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारा जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम है, हमारे लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी डिक्रीज करता है, जिससे कि हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर जो है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है। जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो जाता है जो, तो हमारे लंग से क्या बोलते हैं एक्सपल्शन होता है एयर का, मतलब हम एक्सपायरेशन करते हैं। आपको तो पता है कि जो गैसेस होती है वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, जब हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर, तो जो गैस होती है वो हमारे लंग से बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, यस ये बिल्कुल करेक्ट है। डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के रिलैक्सेशन से एक्सपायरेशन होता है। ठीक है, अब सेकेंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ये भी गलत हो गया, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा इसमें। तीसरा है रिलैक्सेशन ऑफ एब्डोमिनल, तो इसमें एब्डोमिनल मसल्स नहीं आएंगे। फोर्थ है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, इसमें रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि जब आपकी थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपकी पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम का क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जब जो थोरैसिक चैम्बर या थोरैसिक कैविटी होती है हमारी, वो जो कैविटी होती है उसमें हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
और जो थोरैसिक चैम्बर होता है हमारा, जब उसका वॉल्यूम जब बढ़ता है, ठीक है, जब वॉल्यूम बढ़ता है, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब आपके जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और रिब्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपकी जो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा। जब थोरैसिक चैम्बर का आपके वॉल्यूम बढ़ेगा, तो थोरैसिक चैम्बर से आपके जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, जो लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है, वो डायरेक्टली अटैच होती है थोरैसिक लाइनिंग से। मतलब जो आपकी पैराइटल प्लूरा है, वो डायरेक्टली थोरैसिक लाइनिंग से अटैच होती है। जब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, तो ये थोरैसिक कैविटी क्या करती है? ये स्ट्रेच कराती है। मतलब जो आपकी पैराइटल प्लूरा है, वो भी स्ट्रेच होती है, और पैराइटल प्लूरा जुड़ी होती है विसरल प्लूरा से, तो विसरल प्लूरा भी स्ट्रेच होती है, और विसरल प्लूरा लंग से डायरेक्टली अटैच होती है, तो लंग्स भी जिसकी वजह से स्ट्रेच हो जाते हैं। जब लंग्स आपके स्ट्रेच होंगे, तो लंग्स का भी अंदर का वॉल्यूम, मतलब इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। मतलब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, तो आपके इंट्रा पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, तो लंग्स में एयर अंदर आती है, मतलब इंस्पायरेशन हो जाता है, ठीक है। ये इंस्पायरेशन का भी प्रोसेस है। तो इसमें क्या हो जाएगा? थोरैसिक के अंदर का वॉल्यूम बढ़ा, तो आपकी पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको? चलिए, तो हो जाएगा इट डिक्रीजेस, ये रॉन्ग हो गया। इट इंक्रीजेस, यस, ये इंक्रीज करेगा। इट रिमेन सेम, गलत है। फर्स्ट डिक्रीज एंड देन डिक्रीजेस, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। डायफ्राम इज अ डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर विच सेपरेट्स। डायफ्राम एक डोम शेप का मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो सेपरेट करता है किसको? डायफ्राम एक डोम शेप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो आपके थोरैसिक कैविटी को, थोरैसिक कैविटी जिसमें हमारे लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होते हैं, और एब्डोमिनल कैविटी जिसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, उसके बीच में प्रेजेंट होता है, और ये थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट है सीलोमिक कैविटी फ्रॉम पेल्विक कैविटी, रॉन्ग। प्लूरल कैविटी फ्रॉम थोरैसिक कैविटी, रॉन्ग। थर्ड है थोरैसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फोर्थ है पेल्विक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन प्रेशर विद इन द पल्मोनरी कैविटी इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो आपको बता, इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा जब आपके पल्मोनरी कैविटी यानी लंग्स के अंदर की जो कैविटी है उसका प्रेशर अगर बढ़ जाएगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जब हमारे लंग्स के अंदर यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो एक्सपल्शन ऑफ एयर यानी कि एक्सपायरेशन होता है। गैस जो है अपनी हाई पार्शियल प्रेशर से हमेशा लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। हाई पार्शियल प्रेशर को आप कंसंट्रेशन भी मान सकते हैं, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, ठीक है। मान लीजिए आपके एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 है, 760 mmHg है, और लंग्स का प्रेशर आपके 762 mmHg हो जाता है, ठीक है। ये लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ गया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये 760 mmHg ही हमेशा रहता है। केवल हमारे लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो घटता और बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो पाता है। तो 762 mmHg हो गया, मतलब कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो क्या होगा? एक्सपल्शन ऑफ एयर, जो गैस होगी वो लंग से एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करेगी। तो क्या होगा? इनहेलेशन ऑफ एयर। इनहेलेशन मतलब इंस्पायरेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। जब प्रेशर कम होता है तब होता है इंस्पायरेशन, ठीक है। तब एटमॉस्फेयर से जो गैस होती है वो हमारे लंग्स में अंदर आती है। तो ये पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा है एक्सपल्शन ऑफ एयर, यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्सपल्शन होता है एयर का। थर्ड है नो इनहेलेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ एयर ऑकर्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। लंग्स इन्फ्लेट एंड रप्चर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एक्सपल्शन ऑफ एयर। आगे बढ़ते हैं। द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी मैन इज, ठीक है। आपको बताना है कि ब्रीदिंग रेट जो होता है नॉर्मल हेल्दी मैन का वो कितना होता है। तो हमें पता है कि जो ब्रीदिंग रेट होता है नॉर्मल हेल्दी मैन का वो 12 टू 16 टाइम्स होता है पर मिनट। मतलब एक जो नॉर्मल हेल्दी मैन है वो 12 से 16 बार ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग में आपका इंस्पायरेशन भी आ जाता है और एक्सपायरेशन भी आता है, मतलब वो 12 बार इंस्पायरेशन करेंगे, मतलब एयर को अपने लंग्स में अंदर लेंगे,
और 12 बार वो एक्सपायरेशन करेंगे, मतलब अपने लंग से एयर को बाहर एटमॉस्फेयर में निकालेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन है 8 to 18 टाइम्स पर मिनट, रॉन्ग हो गया। 6 to 12 टाइम्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 6 to 24 टाइम्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 4 है 12 to 16 टाइम्स, ये जो बिल है बिल्कुल करेक्ट है। 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है ब्रीदिंग रेट एक नॉर्मल हेल्दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टोटल थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ एल्वुलर कैपिलरी। तो एल्वुलर कैपिलरी में जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसकी जो टोटल थिकनेस इसमें पूछ रहा है, उसकी टोटल थिकनेस होती है बच्चों वो लेस देन 1 mm होती है, 1 mm से भी कम होती है। बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है जहां से डिफ्यूजन होता है गैसेस का, वो बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है। मतलब लेस देन 1 mm यानी कि 0.2 mm की केवल थिकनेस होती है इसमें, ठीक है। तो पहला है लेस देन 1 सेंटीमीटर, ये भी रॉन्ग। लेस देन 2 सेंटीमीटर, ये भी रॉन्ग। थर्ड है लेस देन 1 mm, यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें 0.2 mm की जो होती है थिकनेस होती है। 4 है मोर देन 1 mm, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायफ्राम बिकम्स। तो आपको बताना है कि एक्सपायरेशन के दौरान जो डायफ्राम होता है वो आपका नॉर्मल होगा कि फ्लैटेंड होगा कि डोम शेप्ड होगा कि ऑब्लिक होगा, ठीक है। तो जब हम नॉर्मली जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, जब हम लंग्स में एयर को भरते हैं, तो क्या होता है हमारी जो डायफ्राम होती है वो नॉर्मली डोम शेप की होती है। डोम शेप डायफ्राम जो होता है वो इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये ऐसे फ्लैट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। और जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, मतलब अपने लंग से एयर को बाहर जब निकालते हैं, तो ये जो डायफ्राम होता है ये फिर से ये डायफ्राम जो है ये रिलैक्स करके नॉर्मल अपने जो स्ट्रक्चर होता है इसका डोम शेप, उस स्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। तो जो डायफ्राम होगा एक्सपायरेशन के दौरान आपका वो फिर से डोम शेप्ड हो जाएगा। तो पहला है नॉर्मल, सेकंड है फ्लैटेन, थर्ड है डोम शेप, फोर्थ है ऑब्लिक। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, डोम शेप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। आपको इसमें से बताना है ट्रू स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग के रेफरेंस में आपको ट्रू स्टेटमेंट इसमें से बतानी है, ठीक है। इसमें क्या होता है नॉर्मल ब्रीदिंग में, मतलब इंस्पायरेशन भी होता है और एक्सपायरेशन भी होता है। तो इंस्पायरेशन इसमें बोल रहा है कि पहला ऑप्शन है इंस्पायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, वेयर एक्सपायरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि इंस्पायरेशन जो होता है वो आपका एक्टिव प्रोसेस होता है, उसमें एटीपी हमारी खर्च होती है। जबकि जो एक्सपायरेशन होता है वो आपका पैसिव प्रोसेस होता है। यहाँ पर उल्टा लिखा है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड है इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। इंस्पायरेशन जो होता है वो आपका एक्टिव प्रोसेस होता है, यस ये बिल्कुल करेक्ट है, एक्टिव प्रोसेस होता है। इसमें एटीपी जो है हमारी खर्च होती है, इसमें हमारे जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिव प्रोसेस है। वेयर एज एक्सपायरेशन इज पैसिव, जो एक्सपायरेशन होता है उसमें कोई एटीपी खर्च नहीं होती है, उसमें रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, उसमें कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो सेकेंड ऑप्शन है हमारा करेक्ट, इंस्पायरेशन एक्टिव है, एक्सपायरेशन पैसिव होता है, ठीक है। थर्ड है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आर एक्टिव प्रोसेस, ये भी रॉन्ग हो गया। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आर पैसिव प्रोसेस, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन हमारा अरेंज द गिवन स्टेप्स ऑफ एक्सपायरेशन इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकरिंग फर्स्ट, ठीक है। इसमें आपको एक्सपायरेशन के स्टेप्स दे रखे हैं, तो आपको इनको अरेंज करना है कि कौन कौन से इवेंट्स पहले होते हैं, कौन से इवेंट्स बाद में होते हैं, करना है एक्सपायरेशन का। तो एक्सपायरेशन में क्या होता है, जो हमारी डायफ्राम मसल्स है, जो हमारी डायफ्राम मसल्स है जो लोअर साइड पे प्रेजेंट होती है थोरैसिक चैम्बर में, और हमारी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है जो हमारी रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं। जब वो रिलैक्स करती हैं तो क्या होगा, हमारे थोरैसिक जो चैम्बर है, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। जब मसल्स हमारी डायफ्राम मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो रिलैक्स करती है, पहले तो रिलैक्स करेंगी, ठीक है। पहले रिलैक्सेशन होगा डायफ्राम मसल्स का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जब थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपके लंग्स के अंदर का मतलब इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा तो आपके लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है।
तो आपके लंग्स के अंदर का वॉल्यूम घटा, कम हुआ, और आपके इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया। जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एक्सपल्शन होगा एयर का, क्योंकि जो गैसेस होती है वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है, यानी अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मान लीजिए 760 mmFg है, ये तो इतना ही रहता है, क्योंकि हम इसे तो चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो लंग्स का प्रेशर है मान लीजिए बढ़ गया 762 हो गया। ठीक है, तो जो एयर होगी वो हमारे लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर पे जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे लंग्स का अंदर का एयर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, तो जो एयर है वो हमारे लंग्स से एटमॉस्फेयर में मूव करेगी, एटमॉस्फेयर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहला इवेंट है रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड स्टर्नम। ठीक है, पहला जो होगा वो आपके डायफ्राम मसल्स रिलैक्स करेंगे। ठीक है, ये करेक्ट है। और स्टर्नम स्टर्नम इसमें लिखा हुआ है क्योंकि जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी रिलैक्स करेंगी। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हमारी रिब्स के बीच में होती हैं और रिब्स से हमारे स्टर्नम अटैच होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, स्टर्नम भी रिलैक्स करेगा। तो पहला इवेंट हमारा जो है वो सही है। ठीक है, पहले इवेंट के बाद क्या होगा, जब ये रिलैक्स करेंगे तो हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम घटेगा, फिर उसकी वजह से पल्मोनरी इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी तो घटेगा। तो इवेंट सेकंड है जो रिडक्शन ऑफ द पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब देखते हैं थर्ड, एक्सपल्शन ऑफ एयर। नहीं, ये हमारा सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, एक्सपल्शन होगा जो एयर का फ्रॉम द लंग्स, ये सबसे लास्ट इवेंट होगा। फोर्थ है इंक्रीज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा इवेंट आ जाएगा फोर्थ, मतलब फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एंड देन आपका इवेंट जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एंड थर्ड ये जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगी आपकी एक्सपायरेशन की। तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये रॉन्ग हो गया। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी भी इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड आपका करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लग रही है। ठीक है, मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज प्लीज कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, और मुझे सपोर्ट करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।